नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पीएम के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और हमसे कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको सड़क दुर्घटना पीड़ितों के मुआवजे की जानकारी देंगे और इस संबंध में कानूनी प्रावधान भी बताएंगे। सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतें और चोटिल होने वालों के लिए कानून में क्या प्रावधान है और इसमें और भी बदलाव किए गए हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 संशोधित 1944 में सरकार ने बड़ा बदलाव किया था। एक्सीडेंट होने पर मिलने वाली मुआवजे की राशि को सरकार ने बढ़ा दी थी और अब एक्सीडेंट में अगर मौत हो जाती है तो पीड़ित व्यक्ति के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। साथ ही छोटी मोटी चोट के साथ ही जहां पहले 2,500 रुपए मिलते थे तो अब 25,000 रुपए दिए जाएंगे। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 166 और 163 के तहत मुआवजा क्लेम किया जा सकता है और अब तक इस धारा में प्रस्तुत क्लेम केस में कोर्ट हताहत की अधिकतम आय 40,000 रुपए वार्षिक मानकर मुआवजे की गणना करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। संशोधन के बाद ही आपको बता दें कि मृतक की उम्र का कोई असर मुआवजे की रकम पर नहीं पड़ेगा। दुर्घटना में एक दिन के बच्चे की मौत हुई हो या 70 साल के बुजुर्ग की, परिजन का मुआवजा 5 लाख रुपए ही मिलेगा। वाहन आपको बता दें कि बीमित नहीं हुआ तो क्लेम की रकम वाहन मालिक को देनी होगी। संशोधन के बाद बड़ा बदलाव ये भी हुआ है कि 1 जनवरी 2019 के बाद हर साल मुआवजे की 5 लाख रुपए की रकम में 5% की बढ़ोतरी की जाएगी। ये तो थी बुनियादी जानकारी। सड़क दुर्घटना मुआवजे से जुड़ी कानूनी पहलुओं की जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता रामनरेश यादव जी। रामनरेश यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, तो रामनरेश यादव जी, आपको सड़क दुर्घटना से जुड़े हुए मुआवजे से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। तो फोन लाइंस खोल चुकी है, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो रामनरेश यादव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो क्या है, क्यों इसे बनाया गया? नेहा जी, मोटर वाहन अधिनियम भारत में एक व्यापक कानून है जो मोटर वाहनों से संबंधित सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है, जिसमें उनका पंजीकरण, नियंत्रण और सड़कों पर संचालन शामिल है। ये अधिनियम मूल रूप से 1988 में लागू किया था और इसमें परिवहन की बदलती जरूरतों और सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए समय समय पर कई संशोधन किए गए हैं। अधिनियम के जो प्राथमिक उद्देश्य हैं वो है कि सबसे पहला है कि यह मोटर वाहनों और ड्राइवरों के पंजीकरण और लाइसेंसिंग के लिए नियम निर्धारित करता है। दूसरा है वाहनों को सुरक्षित और कुशल आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ये यातायात कानून स्थापित करता है। तीसरा, सड़क सुरक्षा बढ़ाने और दुर्घटनाओं को कम करने के भी इस एक्ट के अंदर प्रावधान शामिल हैं। पांचवा है पर्यावरण संबंधी चिंताएं, जो मोटर वाहनों से होने वाले प्रदूषण, इसको ये नियंत्रित करता है। कितना प्रदूषण कोई भी अगर कोई व्हीकल करता है तो उसके ऊपर अंकुश लगाने का काम भी मोटर व्हीकल रूल्स के तहत दिया गया है। मोटर वाहनों के अनिवार्य बीमा और दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजे का प्रावधान भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किया गया है। तो कुल मिलाकर ये अधिनियम पूरे भारत में मोटर वाहन विनियम यानी रूल्स के लिए मानकीकृत ढांचा स्थापित करने, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और सड़क दुर्घटनाओं के लिए पीड़ितों को लिए कानूनी सहारा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। जी, ये बताइए कि मोटर व्हीकल एक्ट में सड़क दुर्घटना पर मुआवजे पर क्या प्रावधान है? मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 कई तंत्रों के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करता है। सबसे पहला है अधिनियम की धारा 140 के तहत नो फॉल्ट लायबिलिटी। इसमें कोई भी दुर्घटना होती है उसमें पीड़ित को दोष
साबित करने के लिए अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने की अनुमति देती है। मतलब ये उसमें उसको ये स्थापित नहीं करना कि किसका फॉल्ट था किसका नहीं था, उसको तुरंत इंटरिम एक अरेंजमेंट है, उसमें एक अमाउंट दी जाती है। तो मृत्यु और चोट के मामलों में ये मुआवजे की राशि पूर्व निर्धारित की गई है। जी। दूसरा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस यानी सेक्शन 146 के तहत प्रत्येक मोटर वाहन के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करना अनिवार्य है, ताकि कोई भी थर्ड पार्टी की चोटों या उससे उस चोट की वजह से मौतों से उत्पन्न होने वाली जितनी भी लायबिलिटी है उन सबको ये कवर करता है। फिर ट्राइब्यूनल का गठन, धारा 165 मोटर वाहनों से जुड़ी दुर्घटनाओं के संबंध में दावों का एडजुडिकेशन करने के लिए एमएससीटी ट्राइब्यूनल, इसकी स्थापना हर जिले में हर राज्य के हर जिले में की गई है और एक स्ट्रक्चर्ड मुआवजा कंपनसेशन फॉर्मूला के तहत किसी भी मृतक या घायल की आय और उसकी चोट की गंभीरता के आधार पर मुआवजे के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला पेश करता है। जी सर, क्या एक्सीडेंट से जुड़ी समस्याओं और क्लेम के दावों की सुनवाई के लिए कोई भी ट्रिब्यूनल बनाई गई है, और इसके बारे में बताएं कैसे यहाँ पर याचिका दाखिल की जा सकती है और क्या वकील की भी जरूरत पड़ती है ऐसे केस में? बिल्कुल नेहा जी, भारत के हर राज्य में और हर राज्य के हर जिले में मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं जो किसी भी दुर्घटना से संबंधित दावों को निपटाने के लिए उनका गठन किया गया है। इन एमएससीटी का जो अधिकार क्षेत्र है वो मोटर वाहन दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले मुआवजों के आधार पर उनका गठन किया गया है। एमएससीटी का जो मेन उद्देश्य है वो है मुआवजों में तेजी लाना, यानी कि एक समय सीमा के अंदर मुआवजे पीड़ित को मिल जाएं और सिविल अदालतों पर बोझ कम करना इसमें शामिल है। अब कैसे याचिका दाखिल की जाती है इसके बारे में बात करते हैं। जी। सबसे पहले कि याचिका को कौन दायर कर सकता है। मोटर वाहन दुर्घटना का कोई भी पीड़ित या मृत्यु के मामले में उनके कानूनी प्रतिनिधि यानी उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव याचिका दायर कर सकते हैं। याचिका को कैसे दायर करें? याचिका एमएससीटी के साथ उस अधिकार क्षेत्र में की जानी चाहिए जहां या तो दुर्घटना हुई हो या जहां दावेदार यानी कि जो क्लेम कर रहा है क्लेमेंट वो रहते हो या वो अपना कोई वहां बिजनेस करते हो। तो उसी जुरिडिक्शन में एमएससीटी ट्राइब्यूनल में ये याचिका दायर होती है। याचिका दायर करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है? तो आमतौर पर इसमें देखा गया कि दावेदार को दुर्घटना का विवरण यानी कि दुर्घटना कैसे हुई, कहाँ हुई, किससे हुई, गाड़ी का क्या नंबर था, ड्राइवर कौन था अगर आप जानते हैं कि ये ड्राइवर का नाम था, या ड्राइवर की आइडेंटिटी, उसमें एफआईआर हुई है या नहीं हुई है, एफआईआर नंबर क्या है, ये सब उसके अंदर मेंशन करना होता है पिटीशन के अंदर। मेडिकल रिपोर्ट इसलिए ताकि डेथ केस में कि उसमें एक डेथ हो गई है इसलिए मेडिकल रिपोर्ट, और कई बार चोटें लगती है तो उसके मेडिकल रिपोर्ट के माध्यम से पता लगता है कि कहाँ कितनी चोटें आई हैं, और उनके खर्चों का सबूत कि कितना खर्चा हुआ है मेडिकल जो चोटों को ठीक करने में या जो तो, और वाहन यानी कि आपको गाड़ी का नंबर देना होता है कि किस वाहन से चोट लगी है या एक्सीडेंट हुआ है। तो ये सब सबूत देने की जरूरत होती है जब हम एक पिटीशन दायर करते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या कानूनी प्रतिनिधित्व अनिवार्य है? ये बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। किसी भी केस में वकील को नियुक्त करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन कानूनी प्रतिनिधित्व के बिना कानूनी जटिलताओं को नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है किसी भी क्लेमेंट के लिए, और सभी आवश्यक दस्तावेज जो ठीक से प्रस्तुत करने होते हैं और जो केस के लिए फायदेमंद होता है ये एक एडवोकेट ही अच्छे ढंग से कर सकता है, अदरवाइज उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है किसी भी क्लेमेंट को। ठीक है। तो कुल मिलाकर मोटर वाहन अधिनियम और एमएससीटी प्रणाली का उद्देश्य है दुर्घटना पीड़ितों को उचित मुआवजा और सहायता प्रदान करना। ठीक है। नाबालिगों के मामले में क्लेम ट्रिब्यूनल को मुआवजे की राशि पर क्या प्रावधान है?
मोटर एक्सीडेंट एक्ट 1988 में नाबालिगों के लिए कोई विशेष रूप से अलग से या कोई पृथक मुआवजा फॉर्मूला निर्दिष्ट नहीं किया गया है। हालांकि ये अधिनियम ये सुनिश्चित करता है कि नाबालिग सड़क दुर्घटनाओं में अन्य सभी पीड़ितों की तरह स्थापित तंत्र के माध्यम से मुआवजा पाने के हकदार हैं। नाबालिग के मामले में जैसे चोट आई हो या मौत के लिए मुआवजा आमतौर पर जैसे जो अडल्ट यानी मेजर जो पीड़ित होते हैं सेम उन्हीं की तरह समान सिद्धांतों पर लागू होता है और वही सब सिद्धांत उसमें पालन किए जाते हैं। जी। सड़क दुर्घटना में मरने वाले जो नाबालिग है उनका मुआवजे के लिए एमएससीटी द्वारा जो दावा निर्धारित किया गया है उसमें नो फॉल्ट लायबिलिटी के लिए 50,000 रुपए की जो राशि है वो संरचित जो मुआवजा सूत्र के तहत दी जाती है। जी। जैसे किसी भी मामले में अगर नाबालिग उसमें इन्वॉल्व है तो कितना चिकित्सा में उसमें नाबालिग का जो चिकित्सा उपचार में खर्चा हुआ, अस्पताल में जो भर्ती हुई और उनके जो पुनर्वास के लिए जो खर्च किया गया है ये सब उसके लिए राशि प्रदान की जाती है। कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंट से विकलांगता आ जाती है तो विकलांगता की क्या सीमा है, बच्चे के भविष्य के और उसके जीवन पर उस संभावित कमाई यानी कि उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी है उस पर क्या असर डाला है, तो उसके आधार पर मुआवजा राशि निर्धारित की जाती है। अब जैसे नाबालिग को चोट आई है, वो काफी दिन तक बेड रेस्ट पे रहते हैं तो उनकी शारीरिक और भावनात्मक, क्योंकि एक शौक होता है, कोई भी एक्सीडेंट होता है तो काफी समय तक दिमाग के अंदर एक घूमती रहती है बात और एक मतलब शौक हो जाता है एक पीड़ित को बहुत ही, तो वो भावनात्मक जो आघात होता है उसके लिए भी मुआवजा राशि तय की जाती है और ट्राइब्यूनल नाबालिगों के लिए मुआवजा राशि निर्धारित करते समय कई कारकों पर विचार करता है, जैसे मैंने अभी बताया है। तो नाबालिग के जीवन पर उसकी चोटों की सीमा, उस पर क्या प्रभाव आया, कितना चिकित्सा पे, कितना प्रभाव पुनर्वास पे उसकी लागत रही है और उसकी चिकित्सा देखभाल के लिए क्या कोई अटेंडेंट रखा गया है तो अटेंडेंट पे कितना खर्चा हुआ है, तो ये सब उसमें कैलकुलेट किया जाता है। उसके नाबालिग के जो भविष्य है उस पर उस चोट की वजह से क्या प्रभाव पड़ा है, उसके स्वास्थ्य पे, उसकी शिक्षा पे, उसकी अर्निंग कैपेसिटी पे, उसकी दर्द पे, पीड़ा, जीवन की सुविधाओं के लिए, तो ये सब मुआवजा राशि तय की गई है। और कौन दायर कर सकता है, अब सवाल है कि नाबालिग क्या खुद से दायर करेंगे? नहीं, नाबालिग खुद से कोई भी दावा नहीं कर सकते, उनके कानूनी अभिभावक या माता पिता उनका जो क्लेम दायर करते हैं, जिसके लिए जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये आवश्यक दस्तावेज है चिकित्सा रिपोर्ट, चोट या मृत्यु का प्रमाण, किए गए खर्चों का साक्ष्य और अन्य कोई भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो उसके अंदर लगाया जाता है। जी बताइए कि दुर्घटना में गाड़ियों का नुकसान होने पर क्लेम के क्या प्रावधान है? दुर्घटना में वाहनों को नुकसान की स्थिति में मुआवजा का दावा करने के लिए विशिष्ट प्रावधान प्रदान करता है मोटर व्हीकल एक्ट, जिसमें एक सबसे पहला है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जो सेक्शन 146 मोटर एक्सीडेंट एक्ट का बोलता है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है, जो सभी मोटर वाहनों के पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए और जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस थर्ड पार्टी की वजह से जो चोट या मौत से उत्पन्न होने वाली जो लायबिलिटी है ये उसको कवर करता है। तो अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से सबसे पहले जो क्लेम है उसकी राशि उससे कवर हो जाती है, जबकि जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है ये मुख्य रूप से व्यक्तिगत चोटों पर केंद्रित है, जिसमें वाहन संपत्ति की क्षति के लिए मुआवजा भी इसके अंदर शामिल है। दूसरा 165 और 166 के तहत मोटर एक्सीडेंट एक्ट में संपत्ति को जो नुकसान है यानी जो गाड़ी को व्हीकल को जो नुकसान है उसका दावा हम डाल सकते हैं। ठीक है। इसकी जुरिडिक्शन है जहां वाहन मालिक को एमएससीटी का दावा करना चाहिए, वहां दुर्घटना होती हो जहां दावेदार रहता हो। इसमें जो दस्तावेज है उसके अंदर एक एफआईआर होनी चाहिए और जो एक्सीडेंट व्हीकल है उसकी फोटो, उसका मरम्मत बिल या कोई भी ऐसा रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो ये साबित करता है कि
उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और पब्लिक रोड पे चलते हुए उसका एक्सीडेंट हुआ है। कुछ पॉलिसी ऐसी होती है जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो खुद का तो यानी वाहन मालिक के का तो करता ही है वो नुकसान की भरपाई, और तीसरे पक्ष की देनदारियों के अलावा को भी वो कवर करती है। दूसरा है नो फॉल्ट लायबिलिटी, जो धारा 140 है मोटर व्हीकल एक्ट की, जिसमें एक अंतरिम राहत की तरह कोई भी मुख्य रूप से व्यक्तिगत चोट या मृत्यु के लिए एक अंतरिम राहत, जो कभी कभी गाड़ी के नुकसान से संबंधित तत्काल और तत्कालिक खर्चों के लिए भी लागू की जा सकती है। तो ये सब गाड़ी को नुकसान के लिए कोई भी जो पीड़ित है वो कर सकते हैं एमएससीटी ट्रिब्यूनल के समक्ष। ठीक है सर, ये बताइए कि व्यक्तिगत चोट के मामले में उपचार अगर आवश्यक है तो क्लेम्स ट्रिब्यूनल में क्या इसकी भी कोई सुनवाई होती है क्या, और भरपाई भी इसका मिलता है? हाँ, व्यक्तिगत चोट के मामले में नेहा जी उपचार का जो मुआवजा बिल्कुल ही निश्चित रूप से मिलता है। सबसे पहले तो मुआवजे के दावों में चिकित्सा उपचार, अस्पताल में भर्ती, सर्जरी, दवा, पुनर्वास, ये सब हमको उनका बिल सबमिट करना होता है, और जो भी दावेदार है वो अपने खर्चों का समर्थन करने के लिए उसकी मेडिकल रिपोर्ट, बिल और ये सभी डॉक्यूमेंट उसमें लगाने होते हैं। दूसरा ये बताना होता है कि क्या कोई परमानेंट डिसेबिलिटी तो नहीं हो गई है उस एक्सीडेंट की वजह से। तो उसमें जो ट्राइब्यूनल है ये मूल्यांकन करता है कि परमानेंट डिसेबिलिटी की वजह से कोई भी दावेदार की भविष्य की कमाई या उसके कमाने की क्षमता तो प्रभावित नहीं हुई है। अगर हुई है तो उसकी उस क्षमता का भी वो आकलन करते हैं कि कितना उसमें नुकसान हुआ है, यानी कि उसकी जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं उसमें कितना नुकसान हुआ है, इसका ट्रिब्यूनल भी भरपाई करता है। और विकलांगता की गंभीरता के आधार पर उनके दीर्घकालिक देखभाल और कमाई के नुकसान को कवर करने के लिए एक एप्रोप्रिएट मुआवजा ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया जाता है। तीसरा है कि गैर आर्थिक क्षति, जैसे चोट के कारण दर्द हो रहा है या पीड़ा है या कोई भी इमोशनल संकट यानी कि भावनात्मक संकट है, उसके लिए भी मुआवजा प्रदान किया जाता है। तो जो ट्राइब्यूनल है दावेदार को जो उनके द्वारा सहन किए गए दर्द, पीड़ा, इनकी सीमा पर भी विचार करता है और उसके तहत ही एक मुआवजा राशि प्रदान की जाती है। जी ठीक है, ये बताइए कि निरक्षर दावेदारों के मामले में भी क्लेम ट्रिब्यूनल पर खास क्या कोई दिशा निर्देश हैं, और खास तौर पर जब अचल संपत्ति जैसे कि कृषि औजार, रिक्शा आदि की खरीद के लिए एक मुश्त भुगतान आवश्यक है ताकि वह जीवन अपना जो है जीवनोपार्जक का जो है वो कर सके? जी, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण एमएससीटी ट्रिब्यूनल है जो अशिक्षित दावेदारों के साथ एक उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। खासकर जब मुआवजे में अचल संपत्ति या कृषि उपकरण या शिक्षा जैसे आजीविका उपकरण खरीदने के लिए एक मुश्त भुगतान शामिल होता है। ये जो दिशा निर्देश दिए गए ये कमजोर दावेदारों के हितों की रक्षा करने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं कि मुआवजे का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए, जिसमें मुआवजे की सुरक्षा और उपयोग के लिए ट्राइब्यूनल ने एक ट्रस्टी दृष्टिकोण अपनाया हुआ है, जहां मुआवजे की राशि का प्रबंध इस तरह से किया जाता है कि दावेदार के लाभ के लिए इसका उचित उपयोग सुनिश्चित हो सके। जैसे ट्रस्टी के तौर पर उस अमाउंट को एफडी में जमा कर देते हैं अमूमन, और वो एफडी ट्रेजरी में जमा की जाती है, और जब जब क्लेमेंट को जरूरत होती है उस राशि को निकालते हैं। नहीं होता क्या है कि इकट्ठा अगर उसको निकालते हैं तो वो एक गलत तरीके से उसको मिसयूज करते हैं, और जिस पर्पस के लिए ये ट्राइब्यूनल गठित किए गए हैं और ये मुआवजा राशि जो निर्धारित की जाती है ये इनफेक्टियस हो जाती है, यानी कि वो बेकार हो जाती है। तो कोर्ट इस चीज को देखता है कि वो मुआवजा राशि, जैसे कोई शादी हो रही है या कोई उपकरण खरीदना है, बीज खरीदना है या कोई भी इस तरह की कोई जरूरत है, वो धीरे धीरे एक इंस्टॉलमेंट के तहत उसमें वो निकलती है। जी, जी। तो पूरी जो राशि जो एक मुश्त वितरित करने की बजाय ट्राइब्यूनल दावेदार की चल रही जरूरतों को पूरा करने के लिए एक आवधिक भुगतान का आदेश दे सकता है। जी। दूसरा है कि क्या ट्राइब्यूनल कृषि उपकरणों, रिक्शा जैसी आवश्यक जो प्रॉपर्टी है उनको प्रत्यक्ष खरीद की सुविधा प्रदान करता है,
ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मुआवजे का उपयोग उसके इच्छित उद्देश्य के लिए किया जाए। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।